ICL यानी कि इंडियन क्रिकेट लीग, जो आज की तारीख में शायद ही किसी को याद हो, लेकिन ये वही लीग थी जिसने भारत में T20 मैच की नींव रखी। अपने समय की बहुत ही मोस्ट पॉपुलर लीग जिसने कभी BCCI की नींदें उड़ा दी थी और इंडियन फैंस को एक बहुत ही नए और धमाकेदार क्रिकेट फॉर्मेट से रूबरू कराया था। एक मीडिया कंपनी के अरबपति मालिक ने कैसे BCCI यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया को एक जंग के मैदान में उतार दिया। BCCI ने कैसे इस लीग को बर्बाद करने के लिए IPL मतलब इंडियन प्रीमियर लीग को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। 46 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ उससे सबक लेते हुए BCCI ने ICL को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दरअसल 1976 में ऑस्ट्रेलिया के चैनल 9 के मालिक कैरी पैकर ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टेस्ट मैच, खास तौर पर जल्दी होने वाली एशेज ट्रॉफी के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए उनकी कंपनी ने बिड की थी। कैरी पैकर को अगले 10 साल में क्रिकेट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिख रहा था, इसलिए उन्होंने अपने कंपटीटर से कहीं ज़्यादा बोली लगाई, लेकिन उनके चैनल को स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग में एक्सपीरियंस कम होने की वजह से मना कर दिया गया और ऐसा काफ़ी बार हुआ। इधर कैरी पैकर को लग रहा था कि पोजीशन में बैठे हुए लोग किसी नए इंसान को मार्केट में उतरने नहीं देंगे, तो कैरी पैकर की जिद ने जन्म दिया वर्ल्ड सीरीज ऑफ क्रिकेट को, पूरी तरह से एक प्राइवेट क्रिकेट टूर्नामेंट। साल 1976 से 77 तक सबकी नज़रें बचाकर उस समय के दिग्गज खिलाड़ियों को न्योता भेजा गया। इतना ही नहीं, वो भी 2 से 3 गुना ज़्यादा पैसे के ऑफर के साथ। उस समय के क्रिकेटर्स की मैच फीस उनका घर चलाने के लिए काफ़ी नहीं होती थी। इसकी वजह से दुनिया के बड़े से बड़े खिलाड़ी इस लीग में हिस्सा लेने लगे। अब क्रिकेट 2 भागों में बढ़ता देख ICC को बीच में आना ही पड़ा। ICC ने सबसे पहले सभी देश के क्रिकेट बोर्ड्स को आदेश दिया कि जिन खिलाड़ियों ने पैकर के टूर्नामेंट में भाग लिया है उन्हें तत्काल से इंटरनेशनल क्रिकेट से बैन कर दें। इंग्लिश और ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने ICC के इस आदेश का समर्थन किया था, लेकिन उस समय के तीसरे और सबसे ताकतवर वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को बैन करने से मना कर दिया। इन सब झगड़ों के बीच वर्ल्ड सीरीज ऑफ क्रिकेट शुरू हुई और धीरे धीरे उसकी ऑडियंस बढ़ने लगी। ऑडियंस बढ़ी, पैसा बढ़ा और इसमें भाग लेने वाले खिलाड़ी भी बढ़ते गए। लेकिन एक समय ऐसा आया जब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के ज़्यादातर बड़े खिलाड़ी उनको छोड़ चुके थे। ऐसे समय में कैरी पैकर ने उन्हें ऑफ़र भेजा कि वो वर्ल्ड सीरीज ऑफ क्रिकेट को बंद कर देंगे अगर ऑस्ट्रेलिया में उन्हें ब्रॉडकास्टिंग राइट्स दे दिए जाएं और उनके सारे खिलाड़ी बिना किसी एक्शन के वापस ले लिए जाएं। ICC और ACB को यह सारी शर्तें माननी पड़ी। एक मीडिया कंपनी ने ICC को अपने घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया था। इस चोट का घाव ICC और हर क्रिकेट बोर्ड्स के जहन में रह गया। अब आते हैं साल 2000 में। एक और मीडिया कंपनी जिसका अरबपति मालिक और एक और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की जंग, सुभाष चंद्र जी कंपनी के मालिक, जिन्होंने 2003, 2005 और 2006 में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए बोली लगाई और हर बार अपने कंपटीटर से कहीं ज़्यादा बीट की, लेकिन हर बार उन्हें मना कर दिया गया। कारण एक ही, स्पोर्ट ब्रॉडकास्टिंग में एक्सपीरियंस की कमी। उस समय BCCI आज के जैसा तो नहीं, पर दुनिया के सबसे ताकतवर क्रिकेट बोर्ड्स में से एक माना जाता था। BCCI के पास पैसा तो बहुत था, लेकिन वही घिसा पिटा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर था और फिर डोमेस्टिक खिलाड़ियों की कम सैलरी। इसके बाद आया T20 का ट्विस्ट। 2003 में T20 की शुरुआत इंग्लैंड में हुई और यहाँ से धीरे धीरे भारत छोड़ पूरे विश्व में T20 का क्रेज़ इतनी तेज़ी से बढ़ा कि लोग वनडे मैच को ही भूल गए। अब यहाँ पर सुभाष चंद्र की जिद ने एक मौके को जन्म दिया। उन्हें पूरा भरोसा था कि जल्द ही आने वाले T20 वर्ल्ड कप के बाद भारत में T20 मैचों का क्रेज़ बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। इसलिए वर्ल्ड कप शुरू होने के ठीक पहले मई 2007 को उन्होंने इंडियन क्रिकेट लीग का अनाउंस कर दिया। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक खिलाड़ी अलग अलग क्लब्स के लिए खेलने वाले थे। ब्रेन लारा, इंजमामुल हक और शेन बॉन्ड जैसे बड़े बड़े नामों को साइन किया गया। टोनी ग्रेग, मदन लाल, किरण मोर्ने को बोर्ड में शामिल किया गया, जिनके चेयरमैन कपिल देव थे। BCCI के पास कोई क्लियर रीज़न नहीं था जिससे कि वो ICL का विरोध कर सके, लेकिन BCCI को यहाँ पर एक बात क्लियर नज़र आ रही थी। एक मीडिया कंपनी और उसका अरबपति मालिक और खुद की प्राइवेट क्रिकेट लीग, मानो 30 साल पुरानी यादें सबके जहन में ताज़ा हो गई थी। अब BCCI सीधे जंग पर उतर आई, क्योंकि ICL को वर्ल्ड कप से पहले अनाउंस करके उसके सक्सेस होने के चांसेस कहीं ज़्यादा बढ़ गए। इसलिए बिना किसी तैयारी के ICL को अनाउंस कर दिया गया। लेकिन इस बीच एक बड़ी दिक्कत आने वाली थी इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को इस लीग में शामिल करने की, क्योंकि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। तो ICL की लिस्ट में मेन इंडियन टीम में से एक भी नाम शामिल नहीं था। नाम थे वो भी उनके जो रिटायर हो चुके थे या फिर जिनका मेन टीम में आने का कोई चांस नहीं था। ICL के अनाउंसमेंट के एक हफ्ते के बाद BCCI ने ICL को एक अनऑफिशियल टूर्नामेंट अनाउंस कर दिया। BCCI ने ICC समेत दुनिया के सारे क्रिकेट बोर्ड्स को कांटेक्ट किया गया
और उनसे कहा गया कि वो किसी भी हाल में अपने खिलाड़ियों को आईसीएल में भाग ना लेने दें। इसके साथ ही साइड बाई साइड इंडियन खिलाड़ी को सख्त हिदायत दी गई कि अगर आईसीएल खेलोगे तो पूरी तरह से बैन कर दिए जाओगे। अब यहाँ पर बीसीसीआई एक और चाल चलता है। बीसीसीआई ने आईसीएल को स्पॉन्सर करने वालों को धमकाते हुए ऐसा करने से रोका। इसके साथ साथ बीसीसीआई ने अपनी डोमेस्टिक सैलरी को दोगुना कर दिया। अब इंडियन सर्किट से खिलाड़ियों ने आईसीएल में भाग लेना बंद कर दिया। अब इस तरीके से ये सब बीसीसीआई कर पाया क्योंकि उसके पास पैसा था और रुतबा भी। लेकिन दूसरे बोर्ड्स का क्या? इंडियन खिलाड़ी कम होते देख जी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश खिलाड़ियों को इनवाइट करना शुरू कर दिया। इस बीच दोनों देशों के खिलाड़ी खेलने के लिए राजी हो गए। अब आईसीएल के पास खिलाड़ी आते देख बीसीसीआई ने तुरंत अपनी स्ट्रेटजी बदली। खिलाड़ी तो आ गए लेकिन उनको खिलाओगे कहाँ पर? अब बीसीसीआई ने स्टेट एसोसिएशन को स्ट्रिक्ट आदेश दिए कि आईसीएल को कोई भी अपना ग्राउंड नहीं देगा और अगर किसी ने ऐसा किया तो उनके कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए जाएंगे। अब जी इस चाल के लिए पहले से तैयार बैठा था। उन्होंने ठीक दूसरे दिन खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट रद्द किए जाने पर बीसीसीआई पर केस कर दिया और फिर उन सारे ग्राउंड्स को बुक करना शुरू कर दिया जो स्टेट एसोसिएशन के नहीं बल्कि स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में थे। इस बीच बीसीसीआई ने जी से पहले उन सारे ग्राउंड्स को बुक कर दिया वहाँ के लोकल टूर्नामेंट्स के लिए। अब जी ने रेस्पॉन्स में बीसीसीआई पर एक और केस कर दिया और बैक चैनल डिप्लोमेसी के थ्रू कोलकाता का ईडन गार्डन और अहमदाबाद का स्टेट ग्राउंड हथिया लिया। अब आईसीएल के पास ग्राउंड्स भी थे और खिलाड़ी भी। यहाँ पर बीसीसीआई ने जंग का मैदान ही बदल दिया। 30 साल पहले सीधी चोट बीसीसीआई को नहीं बल्कि आईसीसी को लगी थी। इसलिए बीसीसीआई ने आईसीसी से प्रेस रिलीज जारी की। आईसीसी आईसीएल को तब तक रिऑर्गेनाइज नहीं करेगी जब तक बीसीसीआई ना करे। इंडिया से ललित मोदी इंग्लिश बोर्ड प्रेसिडेंट और साउथ अफ्रीका बोर्ड प्रेसिडेंट ने आईसीसी कमेटी बिठाई और पूरी तरह से आईसीसी का कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल कर रख दिया। चेंज बिल्कुल सिंपल था। प्राइवेट टूर्नामेंट्स को ऑफिशियल टूर्नामेंट का दर्जा सिर्फ और सिर्फ उनका नेशनल बोर्ड दे सकता है। आईसीसी इसमें कोई दखलंदाजी नहीं कर सकती। पर तब तक इतने में जी द्वारा बीसीसीआई पर किए गए केस का फैसला आ गया और ये फैसला जी के हक में आया। जी कोर्ट में जीत गई थी। ना बीसीसीआई, ना स्टेट एसोसिएशन और ना ही स्पॉन्सर कोई भी आईसीएल खिलाड़ियों के पहले से हुए कॉन्ट्रैक्ट को खारिज नहीं कर सकते। और तब तक बीसीसीआई का असली हथियार मैदान में उतरने को तैयार हो गया था। 13 सितंबर 2007 को इंडियन प्रीमियर लीग बीसीसीआई का खुद का T20 टूर्नामेंट का अनाउंस हो गया। क्रिकेट का सबसे बड़ा नाम और कभी ना देखा गया हो उतना पैसा। अनाउंसमेंट से लेकर टूर्नामेंट खत्म होने तक आईपीएल ने आईसीएल को बर्बाद करके ही छोड़ा और जो रही बची कसर थी वो मई 2009 को पूरी हो गई जब बीसीसीआई ने आईसीएल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को खुशी खुशी वापस लेने की घोषणा कर दी। इस तरह से ये जंग आखिर समाप्त हो गई। अब सवाल ये है कि बीसीसीआई का ये सब करना सही था या गलत। इस सवाल का जवाब बीसीसीआई अगले 10 सालों तक कोर्ट में देती रही। आईसीएल की जंग हो या उस कैरी पैकर की, आखिर दोनों में अंत में फ़ायदा क्रिकेट का ही हुआ। तो ये कहानी थी आईसीएल के शुरू और उसके अंत होने की। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर योर टाइम।